ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ये टॉपिक हमने बेटा कल स्टार्ट किया था। ये हमारे सेकंड चैप्टर जो है हाइड्रोजन, उसका ये लास्ट टॉपिक जो है वो इस वक्त हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कल से हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन और आयनिक हाइड्रेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं 5 मिनट में इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं फास्ट फास्ट थोड़ा सा। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जब बेटा कम से कम दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होने के बाद कुछ भी या किसी भी टाइप के नए कंपाउंड जो फॉर्म करें, उसको बोलते हैं हम बाइनरी कंपाउंड। अब वो जो दो एटम्स होते हैं वो किसी भी कोई भी एलिमेंट्स आपस में मिल सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिल जाए, कैल्शियम और क्लोरीन मिल जाए, वट किसी भी टाइप के दो एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जो नया कंपाउंड बनाएंगे वो कहलाएंगे बाइनरी कंपाउंड्स। अब अगर उन दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड या एक एलिमेंट जो है, उन दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो है वो अगर हाइड्रोजन हुआ, तो डेफिनेटली हम उसका नाम रख देंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा हाइड्राइड्स बोलते हैं। यानी हाइड्राइड्स या बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिले और मिलने के बाद बाइनरी कंपाउंड बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पर यह भी आता है बेटा कि अगर जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिला, तो उसने वाटर बनाया, तो याद रखिएगा कि वाटर को हम हाइड्राइड्स भी बोलेंगे और वाटर को हम ऑक्साइड्स भी बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके अगर हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं और वो मीथेन गैस बनाते हैं, CH4 बनाते हैं, तो वो हाइड्राइड भी कहलाएगा और कार्बाइड्स भी कहलाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन के बिहाफ पे बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो हाइड्राइड। अगर हम कार्बन के लिहाज से बात करेंगे तो हमें वो कार्बाइड लगेगा। इस तरह वाटर की एग्जांपल ले लें तो वो हाइड्रोजन के लिहाज से तो हाइड्राइड है, लेकिन वो ऑक्सीजन के लिहाज से क्या बेटा, ऑक्साइड्स है। तो इस तरह हर एक जो कंपाउंड होता है उसमें देखना पड़ता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर हाइड्रोजन हुआ तो हम उसको हाइड्राइड बोलेंगे, नाइट्रोजन के बिहाफ पर नाइट्राइड्स बोलेंगे, सल्फर की बिहाफ पर हम सल्फाइड्स बोलेंगे, ऑक्सीजन की बिहाफ पर ऑक्साइड्स बोलेंगे, कार्बन की बिहाफ पर क्लोराइड्स बोलेंगे। और अगर उसमें कोई हेलोजेंस हुआ जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, तो हम उसको हेलाइड्स भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन सिंपल एलिमेंट होने की वजह से और बहुत ज़्यादा सिंपल और इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करने की वजह से इसके जो हाइड्राइड्स हैं वो 6 टाइप के होते हैं। तकरीबन ये ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन सभी के साथ ये इजीली रिएक्शन कर लेता है। आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स, पॉलीमेरिक, मेटालिक एंड बॉर्डरलाइन। इसमें से आपको बताया था कि बेटा आयनिक और कोवेलेंट को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो हैं उनके सिर्फ फार्मूलाज वगैरह और उनकी डेफिनेशन वगैरह करेंगे। तो हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो दो हैं, आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कल हम लोगों ने आयनिक हाइड्राइड्स स्टार्ट किया था। अब आयनिक के बारे में बात कर लेते हैं कि बेटा आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उसके नाम से ज़रा आयनिक का वर्ड जो यूज़ किया गया वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से किया गया। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और हाइड्रोजन उसको गेन कर लेता है। तो मेटल के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो उन दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डेवलप होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ही हम इसको बोलते हैं क्या, आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी और इसका इंट्रोडक्शन भी है। तो 3 पॉइंट इसमें याद रखने। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, नंबर 1। मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा। दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ये 3 पॉइंट याद रखिए। बाकी इससे कॉमन नेम है। कॉमन नेम इसकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से रखेगा। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सॉल्ट से मैच करती हैं, इसलिए हम इसको सॉल्ट लाइक हाइड्रेट्स या फिर सलाइन हाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। ग्रुप इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ग्रुप से मतलब है कि भाई हमारे पास जो है वो टोटल 16 ग्रुप्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन के अलावा बाकी 117 एलिमेंट्स बचते हैं। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे जो मेटल लिखा हुआ है कि मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो भाई वो मेटल जो है वो किस ब्लॉक से, किस ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए? तो वो मेटल बिलोंग करना चाहिए जनाब एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, मेंशन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए। और एस ब्लॉक में जो ग्रुप्स होते हैं वो दो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स और सेकंड ग्रुप के ये एलिमेंट जो होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे। सारे एलिमेंट्स के मैंने कल भी बार बार आपको बयान कर रहा था कि अगर सारे एलिमेंट्स के नाम चले याद कर रहे हैं तो बेटा बेटा बहुत अच्छी बात है कि याद कर रहे हैं आप। लेकिन बेटा अगर नहीं भी याद हो तो कम से कम शुरू के जो 3 एलिमेंट्स हैं जो ज़रा इंपॉर्टेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कम से कम ये याद करो। सेकेंड ग्रुप पे जो इनिशियल 2 एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वो एक और हाइड्राइड्स होते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, ये वो जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आपने देखने वो देखने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, यानी कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट बेरिलियम और मैग्नीशियम इन्वॉल्व नहीं होते, बाकी एलिमेंट जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे।
नेक्स्ट आप जनरल फार्मूला का फर्स्ट ग्रुप के लिहाज से इसका जनरल फार्मूला होता है बेटा MH, और सेकंड ग्रुप के लिहाज से तो बेटा MH2 होता है। ये क्यों होता है? ये इसकी वैलेंसी की वजह से होता है बेटा। M का मतलब यहाँ मेटल है, तो मेटल की वैलेंसी बेटा यहाँ पर होती है बेटा +1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब एक क्यों करता है? क्योंकि बेटा ये बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से। जो एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसलिए जो प्लस माइनस जो है वो आपस में यूँ समझ लीजिए कि या तो कैंसिल हो जाता है, या फिर अगर हम इसको ये कहें कि हम यहाँ पर 1 मेंशन करेंगे तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो फार्मूला होता है वो MH बन जाता है। सेकेंड ग्रुप डेफिनेटली जिस तरह जो ही प्रॉपर्टी ऊपर बताई वही प्रॉपर्टी नीचे के। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी बेटा 2 होती है, +2 होती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। इसलिए ये जो 2 होता है वो क्रॉस में हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, आज के रिएक्शंस में भी इसकी हेल्प होगी काफी ज्यादा आपको। अब आपको आपने प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर का मतलब आपको बता दिया कि आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट नाम पता होना चाहिए आपको। जैसे एग्जांपल मैंने नाम दिया आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो उनमें से एक दो के नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि सर हमारे पास लिथियम है, लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है बेटा, तो वो लिथियम और हाइड्रोजन यहाँ पर ये उन्होंने कंपाउंड यहाँ पर बना लिया आपका, जो है वो आयनिक हाइड्राइड। फार्मूला जो होगा इसका वो डेफिनेटली इस फार्मूले को आपने मेंशन करते हुए या इसको देखते हुए आपने इसको बनाना। सेकंड वन आपके पास सोडियम है, तो सोडियम और हाइड्रोजन मिलेगा तो वो सोडियम हाइड्राइड बना लेगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आसानी से अब बच्चों को याद हो जाते हैं। तो कैल्शियम और हाइड्रोजन मिलेंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम से मिलेगा तो स्ट्रोंशियम। अब ये जो जितने भी हाइड्राइड्स हैं यहाँ पर ये जो बनाए गए हैं आपके पास, ये सारे के सारे कहलाएंगे बेटा आयनिक हाइड्राइड्स। यहाँ तक तकरीबन हम पढ़े थे, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम थोड़ी सी पढ़ने लगे थे, लेकिन हमारा जो टाइम था वो खत्म हो गया था। तो हम सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं। अब आपने याद ये रखने कि बेटा अ, हमारे पास प्रिपेयर हो चुके हैं आयनिक हाइड्राइड्स। ये हमारे आयनिक हाइड्राइड्स हैं, तो इसको आपने चूज करना है। लिथियम हाइड्राइड चूज कर लें, सोडियम हाइड्राइड कर लें, कैल्शियम कर लें, स्ट्रोंशियम, जो भी मर्जी कर लें, ये आपने चूज करने हैं और इसकी बिहाफ पर आपने इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक है, जो कि मैं आपको स्लाइड जो है वो शो अप करवा रहा हूँ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का बेसिकली मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का बेसिकली मतलब होता है कि आप जिस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाह रहे हो, उन केमिकल्स को आप किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करवाएं, मतलब उसका केमिकल रिएक्शन करवाएं आपस में, बस उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कि उन दोनों की रिएक्शन से कौन से नए कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। ठीक है, उसको डिस्कस करना जो है वो बस वही कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। अब विद वाटर, पानी के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। पानी के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब है कि ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसको हम पानी में डिजोल्व कर सकते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स को पानी में ये सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पानी में इजीली ये डिजोल्व हो जाते हैं। तो जस्ट हम लेते हैं सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का हाइड्राइड है सोडियम हाइड्राइड। इसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो क्या होगा? अब आपको याद ये रखना है कि सोडियम और हाइड्राइड ये अलग अलग है। सोडियम पे चार्ज है पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज है नेगेटिव। ये आपको मैंने प्रीवियस बता दिया है। कहाँ पे बताया था बेटा? बताया था मैंने आपके इसके फार्मूले में। ये देखिए आप, सोडियम पे यहाँ पे चार्ज होगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज होगा बेटा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने गेन किया, याद रखिएगा। वाटर, अगर मैं वाटर को ब्रेक करता हूँ तो माशाल्लाह सभी को पता है कि इसमें दो आयंस होते हैं, एक होता है एच आयंस और एक होते हैं ओ एच आयंस। ठीक है, एक होते हैं एच आयंस और एक होते हैं ओ एच आयंस, याद रखिएगा हमेशा। एच आयंस एंड ओ एच आयन ये कंबाइन होते हैं तो डेफिनेटली H2O जो है वो फॉर्म होता है। तो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये भी अपने आयंस में ब्रेक होगा, ये भी अपने आयंस में ब्रेक होगा। अब इसका जो पॉजिटिव आयन है मतलब सोडियम जो है वो इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन करेगा, इसका जो नेगेटिव आयन है वो इसके पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करेगा। ये सिंपल सी स्टोरी होगी। अब सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, वाटर में से नेगेटिव क्या था बेटा? OH नेगेटिव था। तो सोडियम और OH आपस में मिलकर ये बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम की वैलेंसी होती है प्लस और OH की वैलेंसी होती है बेटा -1। तो +1 और -1 कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई वैलेंसीज का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों वैलेंसीज आपस में क्या सिमिलर। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे, वो बना लेंगे बेटा H2, मतलब हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे या हाइड्रोजन गैस जो कि वो रिलीज होगी। ये सिंपल सा आपके पास एक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन देखिए, कैल्शियम हाइड्राइड। अब कैल्शियम पे चार्ज किया पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज किया बेटा नेगेटिव। लेकिन याद आपने रखना है कि कैल्शियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना पॉजिटिव है? +1 है, +2 है, +3 है। तो क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसका चार्ज क्या होगा बेटा? +2 होगा।
तो जो कि यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है। वाटर से करेंगे रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही। वाटर में वही बेटा एच आइंस भी होंगे और ओ एच आइंस भी होंगे। तो कैल्शियम जो पॉजिटिव है वो डेफिनेटली इसके नेगेटिव यानी ओ एच से मिलेगा। जब वो ओ एच से मिलेगा तो वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम और ओ एच, ये लिखा आपने कैल्शियम एंड ओ एच। अब यहाँ कंडीशन देखें, दोनों में फर्क देखें। यहाँ मैंने सिंपल इस तरह लिखा, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब सर ये ब्रैकेट क्यों लगाया? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि पता है हमें कि कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो +2 है, जबकि ओ एच की वैलेंसी क्या है, वो माइनस है। अब इसकी वैलेंसी तो मुझे लगानी है 2। अब अगर मैं ब्रैकेट के बगैर 2 लगाता तो बेटा वो तो 2 सिर्फ एच के साथ लिखा जाता, जबकि मुझे जो 2 लिखना है वो ओ और एच दोनों के साथ लिखना है। इसलिए मुझे यहाँ पर ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा, ताकि ओ एच की जो नेगेटिव वैलेंसी है वो यहाँ आ जाएगी, और जो डेफिनेटली हम शो नहीं करेंगे। और कैल्शियम की जो पॉजिटिव वैलेंसी होती है वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं इस तरीके से। तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। रिमेनिंग इसका एच आइन और इसका एच आइन पॉजिटिव और इसका एच आइन नेगेटिव, वो दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद वो बना लेंगे हाइड्रोजन। ये है सिंपल कहानी। यानी आप इसको अगर सिंपल तरीके से याद करेंगे तो आपने इस तरह कहना है कि भाई आप आयनिक हाइड्राइड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो बेस बनाते हैं, ये बेस है, ठीक है ना। OH आयन जिसमें होते हैं वो बेस कहलाता है, ये बेस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। शॉर्टकट में हम इस तरह याद करेंगे इसको। केमिकली तौर पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वैलेंसीज कैसे ट्रांसफर की जाती है, इसका फार्मूला ऐसे क्यों लिखा गया है, तो इसका फार्मूला ऐसे क्यों लिखा गया, ये मैंने आपको डिटेल में बता दी। सारी वैलेंसीज जो है ये आप आहिस्ता आहिस्ता याद करना सीखें, ठीक है ना। वैलेंसी याद करना थोड़ा आसान काम होता है। देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वैलेंसी वेरिएबल भी होती है, जैसे हाइड्रोजन की +1 भी है -1 भी है। तो वो एट द स्पॉट आपको पता होना चाहिए, जब आप रिएक्शन कर रहे होते हो तो वहां पता होना चाहिए कि सर इसकी वैलेंसी इस वक्त यूज क्या हो रही है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है अभी सोडियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए H2O देखा जाए तो H2O के अंदर हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है। तो मतलब हाइड्रोजन नेगेटिव भी बिहेव कर रहा है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव भी बिहेव कर रहा है। तो इस किस्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभार हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं आमतौर पर जो उनका ग्रुप नंबर होता है उसके लिहाज से आप उसकी वैलेंसी जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी +1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी +2, थर्ड की वैलेंसी +3। और इस तरह नेगेटिव में आ जाओ, जो सेवेंथ होता है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोशन कंप्लीट करने की, उसकी वैलेंसी -1 होगी, सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स। सिक्स ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी -3 होती है। तो इस तरीके से थोड़ी सी आपको यहाँ से हेल्प जो है वो मिल जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है विद एसिड, कि आपने आयनिक हाइड्राइड्स यहाँ पर लेने, मैंने जैसे वही दोबारा ले लिए सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। इसका रिएक्शन करवाना है मैंने किसी एसिड के साथ। आपको लाजमी नहीं है कि एसिड आपने HCl ही लेना है, आप H2SO4 ले लें, आप HNO3 ले लें, मर्जी आपकी। लेकिन ये थोड़ा सिंपल होता है, इजी होता है समझाना, आपको काफी आसान है, तो मैंने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वहां पर यहाँ पर मेंशन किया। अब यहाँ फिर वही वाली बात है, ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, ये तो वाटर से भी ज्यादा सिंपल आ गया कि सोडियम पे चार्ज अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको +1, हाइड्रोजन पे बेटा -1। अब यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है वो +1 है और जो क्लोरीन है वो क्या वो बेटा वो -1 है, ठीक है ना। देखो ना अब यहाँ हाइड्रोजन प्लस में आ रहा है जबकि यहाँ हाइड्रोजन क्या आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि वो साथ में उसके एलिमेंट कौन सा है। देखो ना हाइड्रोजन के साथ अगर नॉन मेटल हुआ तो डेफिनेटली हाइड्रोजन प्लस होगा। अब अगर हाइड्रोजन के साथ मेटल हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बहरहाल बॉन्डिंग ब्रेक होगी, यहाँ का जो सोडियम पॉजिटिव है वो यहाँ की जो नेगेटिव आइन होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। नेगेटिव आइन कौन सा बेटा, क्लोरीन था, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो लेंगे और बना लेंगे हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। कैल्शियम हाइड्राइड HCl ब्रेक होगा। अब कैल्शियम पॉजिटिव है, Cl क्या है बेटा वो नेगेटिव है, तो कैल्शियम और Cl आपस में मिल जाएंगे। पहले सिर्फ इतना याद रखा करो, मिलेंगे आपस में, बस कैल्शियम और Cl को एक साथ अपने यहाँ पर लिख दिया। अब वैलेंसीज के बारे में थोड़ा देखो कि कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो +2 होती है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सबके सब हेलोजन से ये बिलोंग करते हैं सेवेंथ ग्रुप से। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि सेवेंथ ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वैलेंसी क्या होगी बेटा, उसकी -1 हो जाएगी। तो यहाँ इसकी वैलेंसी बेटा -1 कंसिडर की जाएगी। तो जिसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 जो कि वो यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। बाकी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे।
ये सिंपल सिंपल से आपके पास केमिकल्स हैं। अब इसको शॉर्टकट में अगर आप पढ़ेंगे कि सर जब हम किसी भी आयनिक हाइड्राइड को एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, तो आपने कहना है सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट है ना। जिसमें भी क्लोराइड ब्रोमाइड आ जाए ना, क्लोराइड आ जाए, ब्रोमाइड आ जाए, हेलाइड्स आ जाए, जिसके अंदर कार्बोनेट्स आ जाए, बाई कार्बोनेट्स आ जाए, ठीक है ना, सल्फेट्स आ जाए, बाई सल्फेट्स आ जाए, ठीक है ना, वो सारे के सारे सॉल्ट होते हैं। तो ये सॉल्ट है आपके पास, और साथ में क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ये लास्ट वन है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का जिक्र हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के अंदर भी आया था ना, मिथानोल इस्तेमाल किया था, CH3OH, मुझे अच्छे तरीके से याद है अल्कोहल, तो अब बताया था वहां पर आपको कि बेटा अल्कोहल जो होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। काफी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। तो बेटा अल्कोहल का फार्मूला होता है OH से इसकी पहचान होती है, OH और साथ में हाइड्रोकार्बन अटैच होता है, तो वो हमें शो ऑफ करता है कि ये अल्कोहल है। आपने कहा सर OH तो यहाँ पर भी है, हाँ बेटा बिल्कुल मानते हैं OH यहाँ पर है, तो मैंने आपको कहा कि OH के साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो मेटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन की कम्बिनेशन से कोई चेन बननी चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन और साथ में OH ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल। इस वक्त जो अल्कोहल आपके सामने मौजूद है इसका नाम है इथानोल। इसको इथानोल बोलते हैं, इथानोल, इथानोल, इथ कहते हैं दो कार्बन को, ठीक है, इथानोल, ठीक है। और बाकी जो डिटेल जो है कि एन क्यों कहते हैं, ओल क्यों कहते हैं, वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाएंगे काफी डिटेल में। तो ये आपके पास एक अल्कोहल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथानोल। अब इसमें थोड़ा सा इस तरह याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर बेटा यहाँ चार्ज है प्लस, और जो ये पूरा जो कंपाउंड बाकी जो बचता है C2H5O, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज है और इस पे चार्ज किया बेटा पॉजिटिव का चार्ज। अब जब सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको जैसे बताया था कि सोडियम बेटा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव किस तरह रिएक्शन करेगा, नेगेटिव के साथ करेगा, तो नेगेटिव का चार्ज किसके ऊपर था, ऑक्सीजन के ऊपर था, तो वो हाइड्रोजन को वहां से हटाकर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा, लाइक दिस वन। तो सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे चार्ज किया बेटा नेगेटिव है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, इस तरह एक यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे सोडियम इथोऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम, इसका नाम देंगे सोडियम, ये जो है इथेनॉल से वर्ड निकलेगा यहाँ पर इथो ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया, हाइड्रोजन हट गया, तो इथो ऑक्साइड पढ़ेंगे इसको, सोडियम इथो ऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद यहाँ पर H2 जो है वो फॉर्म कर, ये है सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से किसी भी टाइप का कोई क्रॉस क्वेश्चन आपने करना है तो बगैर किसी झिझक के, ठीक है, हेजिटेशन के, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, हैंड रेज कर लीजिए या मैसेज में पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वाटर से करेंगे रिएक्शन तो बेस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, किसी एसिड से रिएक्शन करना है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम इथोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अगर हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कल थोड़ी सी डिस्कस भी की थी हम लोगों ने, आपने भी थोड़ी सी हेल्प की थी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जो थी वो पहले वाली डिस्कस की थी हम लोगों ने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ने पहले लिखा कलरलेस एंड नॉन वोलेटाइल। तो बहुत ही आसान है, कलरलेस का मतलब आप इसको व्हाइट बोल सकते हैं या सिंपल कह लीजिए कि ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, कोई कलर नहीं होता इसका प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और नॉन वोलेटाइल का मतलब कल हम आपको लास्ट में समझा रहे थे बेटा, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर नॉर्मली ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो वो एवोपरेट नहीं होते, नहीं होते। जैसे आपके घर में जो कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, उसी एग्जाम्पल अगर हम ले, तो अगर हम उसको ओपन एयर में रखते हैं, ठीक है, कभी अगर आप उसको किसी बॉक्स में बंद करना भूल जाते हैं या बॉक्स ओपन रह जाता है, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली एवोपरेट नहीं होता, पानी की तरह, पेट्रोल की तरह, बेंजीन की तरह या वट एवर कोई और केमिकल की तरह वो एवोपरेट नहीं होता, तो वो कहलाते हैं नॉन वोलेटाइल। और जो एवोपरेट हो जाते हैं वो कहलाते हैं बेटा डेफिनेटली वोलेटाइल कहलाते हैं। ये सॉल्ट की तरह के होते हैं, ठीक है, ये आपको हम शुरू में बता चुके हैं क्योंकि इसका नाम ही हम कहते हैं कि कॉमन नेम इसका क्या है, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। तो ये सॉल्ट की तरह ही होते हैं, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्ट की तरह ही क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कलरलेस होते हैं, ये सॉल्ट की तरह के होते हैं। सॉल्ट की तरह के ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब यहाँ पर 3 पॉइंट बन गए, ये सॉल्ट की तरह के हैं, ये क्रिस्टलाइन है और ये सॉलिड है, मतलब ये हमेशा सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे, गैस और लिक्विड फॉर्म के अंदर ये कभी भी नहीं होंगे।
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। दो किस्म के सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं एमोर्फस। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें 3 पॉइंट बन रहे हैं कि ये सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन है, और ये सॉल्ट लाइक होते हैं। इसके अलावा हीट अगर हम इसको प्रोवाइड किया तो किसी हद तक ये स्टेबल होते हैं। मतलब यहाँ का पॉइंट यहाँ पर यह था कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। काफ़ी हद तक ये हीट स्टेबल, मतलब कि हीट को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ओपन एटमॉस्फेयर में इसको किया जाए तो ये हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल रहते हैं। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड भी करें या अगर ये ओपन एटमॉस्फेयर में भी रहेंगे तो काफ़ी हद तक ये स्टेबल रहते हैं। इसीलिए ये बेटा ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल। पानी में ये बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल अभी आपने केमिकल रिएक्शंस में भी पढ़ी है कि जैसे इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बेस बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो ये वही रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बिल्कुल हाई होता है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। ये सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है ना, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो हाई होता है। ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि जल्दी ये मेल्ट नहीं होते। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक मासेस, ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, स्टेबल होते हैं ये, ठीक है, स्टेबल ठीक है होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। किसी की अलग होती है, किसी की अलग होती है, किसी की ज्यादा, किसी की कम होती है। अब यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मासेस का इंक्रीज का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे डेफिनेटली बेटा उनका एटॉमिक मास जो है वो बढ़ेगा। लिथियम का एटॉमिक मास जो है, मास की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर की नहीं, एटॉमिक मास जो है 7 होते हैं। लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास बेटा 23 होता है। सोडियम के नीचे क्या है, पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 39 होता है। तो इस तरह टॉप टू बॉटम की तरफ जब जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका रेडियस बढ़ जाता है। तो रेडियस बढ़ने की वजह से उनकी जो आपस में जो पावर होती है, जो आपस में जो अट्रैक्शनल फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती है। तो एटॉमिक मासेस जब बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम है, लिथियम हाइड्राइड है, वो ज़्यादा स्टेबल है। सोडियम हाइड्राइड जो वो कम स्टेबल है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करवाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि लिथियम हाइड्राइड टॉप के ऊपर होता है, ऊपर होता है, उसका एटॉमिक मास कम है। लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक मास होगा डेफिनेटली बेटा ज्यादा होगा। तो लिथियम के जो हाइड्राइड होंगे, लिथियम हाइड्राइड, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड जो होगा वो पोटाशियम से ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन पोटाशियम कम स्टेबल होगा। तो ये पॉइंट इस तरह आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद है यूज। यूज क्या करते हैं इसको, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा है कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे एक नजर दोबारा डालें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हर जगह पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनते हैं। हाइड्रोजन गैस से ही ये बनते हैं। जरा इसकी प्रिपरेशन पे गौर करते हैं, आप जरा प्रिपरेशन देखिएगा जरा इसकी। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस से ही ये बन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें हाइड्राइड जो है वो शामिल हो जाते हैं। जब इसका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें मोस्टली हाइड्रोजन गैस ही क्या हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है। बेशक साथ में जो मर्जी कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, मोस्टली जो है वो चांस यही है कि वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही इसका मेन यूज भी है कि हम इसको, इसकी हेल्प से जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो बना सकते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर हम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कैल्शियम हाइड्राइड का। वैसे तो कोई भी हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड भी कर सकते हैं, सोडियम कर सकते हैं, स्ट्रोंशियम कर सकते हैं, जो मर्जी हाइड्राइड का इस्तेमाल कर लें उसके जरिए हाइड्रोजन गैस को हम बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो कैल्शियम हाइड्राइड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में पॉइंट है, दे आर रिएक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, मतलब जिसमें मेटलर्जी का काम हो रहा होता है ना, मतलब कि किसी भी किस्म के मेटल को उसके कंपाउंड से या उसके ओर से हम जब एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मतलब कि आउट करते हैं, निकालते हैं, उसको बाहर करते हैं, ठीक है ना, या उसको रिमूव करते हैं वहां से, उसको मेटलर्जी प्रोसेस बोलते हैं। तो वहां पर ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको भी मैंने इसकी प्रिपरेशन के दौरान भी काफी डिटेल में बताया था, और देखिए कि बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट कहते हैं काम करने वाले को, यानी कि ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे केमिकल की रिडक्शन करता है, जो किसी दूसरे केमिकल की रिडक्शन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो दो इसके सिंपल यूज हैं कि इसको हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इसमें से हम लोग इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान सा, कलरलेस, नॉन वोलेटाइल, क्रिस्टलाइन सॉलिड,
सॉल्युबल इन वाटर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। कम से कम अगर यही याद कर लोगे तो यही बहुत है। ठीक है, अगर ये पॉइंट मुश्किल लग रहा है, स्टेबल स्टेबल टुवर्ड्स हीट, और ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो कोई मसला नहीं है। जो आसान आसान है वाले कम से कम वो याद कर लो, कि कलरलेस है, नॉन वोलेटाइल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में सॉल्युबल है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये चार पांच भी याद कर लोगे तो यही बहुत है। दो यूज याद कीजिएगा, कि इसको प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यह है बेटा आज आपका टॉपिक आयनिक हाइड्राइड्स, जिसको आपने कंप्लीट किया है। आपने पेपर में भी इसी तरीके से इसको याद करना है। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आता है, अगर को इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आयनिक हाइड्राइड्स को डिफाइन करें और डिटेल में इसको लिखिए, तो बेटा फिर तो सब कुछ ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिटेल में। लेकिन कभी कभी आपको वहां पर बाउंड कर दिया जाता है, मतलब वो कहते हैं कि डिफाइन आयनिक हाइड्राइड्स, गिव देयर प्रिपरेशन एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है, जनरल फार्मूला, ये ग्रुप नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आप प्रिपरेशन कीजिएगा। बेशक दो दो कर लें, इनफ है, बस काफ़ी है, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और उसके बाद आपने केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप याद रखिएगा कि जैसे विद वाटर कर रहे हैं आप, ठीक है, विद वाटर आप करें तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन लिख दीजिए। विद एसिड करें तो एक इक्वेशन लिख दीजिए। अल्कोहल से करें तो डेफिनेटली इसमें तो है ही, एक इक्वेशन एक लिख दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है तो इसमें से कोई भी चार आप, कोई भी फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर दीजिएगा। अगर उन्होंने पूछा कि भाई आयनिक हाइड्राइड्स को डिफाइन करें, उसका ग्रुप, उसका ग्रुप नंबर भी बताएं, ठीक है, या उसका जनरल फार्मूला बताइए, और उसके प्रिपरेशन कीजिए, तो फिर आपने जो वो पूछेंगे फिर उस हिसाब से आपने उसका आंसर देना। तो मटेरियल सारा याद कीजिएगा, मेंशन उतना कीजिएगा जितना आपसे पूछा जा। तो बेटा ये था आज तक का लेक्चर आपका। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।